अब नेक्स्ट अपन पहुंच गए हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। कभी कभी क्या होता है कि मेरे को एब्सोल्यूट एंट्रोपी को यूज करना है। अभी तो मैं चेंज इन एंट्रोपी यूज कर रहा हूं इतनी देर से, अब मान लो मेरा मन हुआ नहीं यार एब्सोल्यूट एंट्रोपी यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमको कोई एब्सोल्यूट वैल्यू बनानी होती है तो हम, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे जीरो किया था, वैसे हम ये बोलते हैं कि एंट्रोपी ऑफ एवरी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे हमने एंट्रोपी को एक सब्सटेंस के लिए जो कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, हम ऑलमोस्ट हर सब्सटेंस को परफेक्टली क्रिस्टलाइन मान लेते हैं, उसकी एंट्रोपी को जीरो कर दिया। तो अब आपके पास एक टूल है कि आप किसी की भी एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको अपन देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि ds इज इक्वल टू Cp dt बाय टी, ये मेरी एंट्रोपी होती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है। ऐसा हम अज्यूम क्यों कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको इसके कॉन्सेप्ट में लेके आता हूं, क्योंकि हम उसमें हर एक एटम की पोजीशन को एक्यूरेटली एकदम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। वो ना तो वाइब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, चुपचाप एक जगह पे पड़े हुए हैं। तो मैं बता सकता हूं कि अगर मान लो कोई एटम है, ठीक है, उसका नाम क्या रखा अपन, राहुल, मान लो कोई एटम है राहुल, तो राहुल वहां पड़ा है, एग्जैक्टली मैं उसके XYZ कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूं। तो इसलिए उसमें कोई एंट्रोपी नहीं है, कोई डिसऑर्डर ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं 0 केल्विन पे एंट्रोपी को 0 ले सकता हूं। अब देखो ds इज इक्वल टू Cp dt बाय टी, तो डेल्टा S कितना हो जाएगा, S एट टेम्परेचर T माइनस S एट 0 केल्विन। ये मैं एक जनरलाइज लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, इस टर्म को 0 बना दिया, तो डेल्टा S खुद S एट T एब्सोल्यूट के बराबर हो गया। तो बस इसको मेरे को 0 से T तक Cp dt बाय टी इंटीग्रेट करना है, तो मेरे पास एब्सोल्यूट एंट्रोपी आ जाएगी। बात समझ में आई? यहां पे एक और इंपॉर्टेंट लॉ है। वो इंपॉर्टेंट लॉ क्या बोलता है कि 0 से 15 केल्विन तक, कहां से, 0 केल्विन से 15 केल्विन तक जो एंट्रोपी की टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है वो इस तरह से कुछ होती है। Cp, इस पे तो वो जनरली सॉलिड ही रहेगा, ऑलमोस्ट सारी चीजें सॉलिड रहती हैं इस पे, इज इक्वल टू AT क्यूब। A एक कांस्टेंट है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और T क्यूब के साथ उसका वेरिएशन होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे को एक लिक्विड के लिए एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा ऐसे, ST माइनस S0 किसी भी एक लिक्विड के लिए। सबसे पहले तो मैं पहली 15 डिग्री पे ये वाला लॉ लगाऊंगा, फिर उसके बाद में कौन सा लॉ लगाऊंगा, मैं सॉलिड वाला लॉ लगा दूंगा। जहां तक की फ्यूजन नहीं हो रहा वहां उस टेम्परेचर तक मैं सॉलिड वाला लॉ लगाऊंगा, मतलब C ऑफ S dt बाय T। C ऑफ S है, S ऑफ S नहीं है। ठीक है, प्लस अब क्या है, अब मेरे को फ्यूजन कराना है। फ्यूजन कौन सा प्रोसेस होता है, फ्यूजन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा H फ्यूजन, उसके खुद के टेम्परेचर पे, गिवन दैट प्रेशर एकदम उसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, अगर पानी हुआ तो 1 atm है। ठीक है, डेल्टा H फ्यूजन अपॉन T फ्यूजन, प्लस में क्या लिख दूंगा फिर, T फ्यूजन से जिस भी टेम्परेचर T तक मेरे को लिक्विड का निकालना है वहां तक मैं C ऑफ लिक्विड यूज करूंगा dt बाय T। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा केस है, बस हमारा काम हो गया फटाफट। ठीक है, बस तो आगे चलते हैं। अब सिमिलरली अगर आपको गैस के लिए निकालना है, तो गैस के लिए अगर आपको निकालना है, मैं यहीं पे गैस ऐड कर देता हूं, फॉर गैस। देखो यहां तक तो प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है, हम लिक्विड तक पहुंचे। आपको अगर गैस के लिए निकालना है तो आपको T फाइनल से T बॉइलिंग तक जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, T फाइनल से T बॉइलिंग तक जाना पड़ेगा। सो ये पहले 3 प्रोसेस मैं यहां पे नहीं लिख रहा, उसके बाद लिख रहा हूं।
टी फ्यूजन से टी बॉइलिंग तक C ऑफ लिक्विड dt बाय टी प्लस आप क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा H ऑफ बॉइलिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग प्लस इंटीग्रल ऑफ TB से फाइनल टेम्परेचर T C ऑफ गैस dt बाय टी। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने का। फॉलो करते जाओ कि टेम्परेचर किस किस तरह से बढ़ रहे हैं, बीच में ध्यान रखना कि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब वो मेल्ट होएगा, फिर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा अगर आप गैस तक पहुंच गए कि वो बॉयल होएगा, तो उसको अपने सॉल्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर लेना है ना। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात है। छोटी सी बात क्या है? छोटी सी बात ये है रेजिडुअल एंट्रोपी। मैंने अभी आपसे क्या बोला था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड 0 केल्विन पे उनकी एंट्रोपी 0 होती है। कुछ सब्सटेंसेस, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनकी 0 केल्विन पे भी एंट्रोपी 0 नहीं होती। ये बस एक इंफॉर्मेशन है, आपको मैं एक्चुअल लाइफ से थोड़ा सा रूबरू करवा रहा हूं ताकि आप एकदम ही ऐसे अज्यूम ना कर ले कि अरे दुनिया में सबकी ही 0 केल्विन पे 0 रहती है। वो एक बहुत बढ़िया अप्रोक्सीमेशन है हमारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के, पर जैसे कि कुछ सॉलिड्स जैसे CO, CO2, H2O, इन सबकी थोड़ी बहुत एंट्रोपी रहती है 0 केल्विन पे भी, और ये एंट्रोपी क्या कहलाती है? ये एंट्रोपी कहलाती है रेजिडुअल एंट्रोपी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड कंडीशंस का कॉन्सेप्ट। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप अभी अभी गैसियस स्टेट पढ़ के आए हो, उसमें क्या होता है सब कुछ STP NTP की बात होती है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे लिए समझना और उनकी इंपॉर्टेंस को हमारे लिए समझना कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो यहां पे एंट्रोपी के केस में स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार। अब टेम्परेचर कुछ भी हो, वो एक इसमें सिर्फ प्रेशर की कंडीशन होती है, और उस पे मैं क्या बोलता हूं, मैं अपनी एंट्रोपी को बोलूंगा S0। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मैं क्या बोलूंगा, S0, स्टैंडर्ड एंट्रोपी एट 1 बार। ये तो इंप्लाइड है, अगर मेरा टेम्परेचर 300 केल्विन है तो 300 केल्विन, और अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं हुआ तो आपको T इज इक्वल टू लेना है 298 केल्विन इफ T नॉट मेंशन्ड। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। सो अगर मैं यहां पे लिखूं डेल्टा S0, तो इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। क्या मतलब है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। ठीक है, तो ये आपने दिमाग में बिठा लेना, ये टर्मिनोलॉजी बार बार आपको हर जगह दिखेगी, साक्षात मैं भी बोलूंगा ये टर्मिनोलॉजी बार बार। स्टैंडर्ड ये, स्टैंडर्ड वो, स्टैंडर्ड ऐसा, स्टैंडर्ड वैसा, ऊंचे स्टैंडर्ड का आदमी होना चाहिए, है ना। चलो, तो जैसे अगर मैंने लिखा कि S0 400 केल्विन, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, बोलो जरा, बोलो बोलो। ये इंप्लाई करेगा 1 बार एंड 400 केल्विन। ठीक है, तो बस अब स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मतलब होता है अगर 298 केल्विन मेंशन है तो आयंस के लिए ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आयंस का कोई ईमान धर्म नहीं होता इसमें। ठीक है, एक आयन है जिसका बहुत रेगुलरली आप ये देखोगे कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में उसके लिए चीजें 0 हो जाती हैं, वो आयन है H+। ठीक है, सो H+ के लिए S0 एट 298 केल्विन 1 बार इज इक्वल टू 0 अगर मेरी स्टैंडर्ड कंडीशंस अभी 298 केल्विन दी हुई है तो। ठीक है, इसका मैं यूज क्या करता हूं, अगर मान लो मेरे को डेल्टा S0 निकालना है फॉर द रिएक्शन, और मेरे को डेटा इसका प्रोवाइडेड है, मेरे को डेटा जो प्रोवाइडेड है वो मेरे को प्रोवाइडेड है S0 का, इंडिविजुअल S0 का। ठीक है, एग्जांपल लेकर बताऊंगा जब आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो मेरे पास वही अपना रिएक्शन जिससे कि अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री शुरू की थी, अमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन। यहां पे इसकी स्टेट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस गिव्स 2NH3 जो कि खुद भी गैसियस प्रोडक्ट है। बात समझ में आई है ना। इसके लिए मैं कैसे निकालूंगा, डेल्टा S0 रिएक्शन
रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म RxN लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में बहुत मजा आता है। इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा भाई ठीक है, सिग्मा S नॉट प्रोडक्ट माइनस सिग्मा S नॉट रिएक्टेंट। बस, तो ये हमारा काम हो गया। तो इस वाली रिएक्शन के लिए मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा S नॉट रिएक्शन। देखो NH3 के 2 मोल्स बने, तो मैं मोल से मल्टीप्लाई करूंगा S नॉट के डेटा को, अगर वो मेरे को पर मोल दिया हुआ है, पर मोल ही आपको दिया होगा, तो 2 इंटू S नॉट NH3 माइनस S नॉट N2 माइनस 3 इंटू S नॉट क्या H2। बस, तो ये मेरा हो गया। इस तरह से मैं किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मेरे को एब्सोल्यूट एंट्रोपी का डेटा दिया हुआ है तो मैं केमिकल रिएक्शन के लिए निकाल सकता हूं। ठीक है, चलो सिमिलरली एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं। एक और टर्म हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, एक और टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा SF, मतलब एंट्रोपी चेंज फॉर फॉर्मेशन। ठीक है, हमने क्या डिफाइन किया, एंट्रोपी चेंज फॉर फॉर्मेशन। इसमें हम क्या बोलेंगे, ये इसकी डेफिनेशन होती है कि ये एक ऐसी एंट्रोपी चेंज है जब एक मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर रेफरेंस स्टेट। ठीक है, ये रेफरेंस स्टेट वगैरह को हम अभी जब केमिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे तो और ढंग से देखेंगे। अभी के लिए रेफरेंस स्टेट को आप समझ लो कि हाँ, आपको मेंशन होगा कि भाई ये वाला एलिमेंट इसकी रेफरेंस स्टेट में। तो जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड, तो ये जो H2O लिक्विड फॉर्म हो रहा है ये इसकी रेफरेंस स्टेट एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है। H2 की रेफरेंस स्टेट क्या होती है, गैसियस, तो वो गैसियस है। हाफ O2, 1 मोल बनना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे हाफ O2 लिया है। 1 मोल H2O बन रहा है लिक्विड में, वो उसका रेफरेंस स्टेट है 298 केल्विन पे। तो इस तरह से जो भी रिएक्शन होगा रेफरेंस स्टेट में तो क्या कहलाएगी, एंट्रोपी चेंज फॉर रेफरेंस स्टेट। इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो भी अपने रेफरेंस स्टेट में बनेगा उसके लिए डेल्टा S नॉट F इज इक्वल टू 0। अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा है रेफरेंस स्टेट में तो उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा रेफरेंस स्टेट के लिए। ठीक है, बस ये सिंपल है। तो डेल्टा S नॉट रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, वही डेल्टा SF नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा SF नॉट रिएक्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं जनरलाइज्ड केस बनाना चाहता हूं जहां पे मैं एंट्रोपी का जो है डिपेंडेंस टेम्परेचर प्रेशर पे देख रहा हूं एक केमिकल रिएक्शन के लिए। किस पे देख रहा हूं, केमिकल रिएक्शन के लिए। तो देखो मेरे पास क्या था भैया, डेल्टा S NCPM 1 मोल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कब था, जब कोई केमिकल या फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है ना। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब कोई केमिकल या फिजिकल चेंज नहीं हो रहा, मतलब हम गैस को कंप्रेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई से प्रोसेस के थ्रू ले जा रहे हैं। और अब मान लो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मेरे को उसके लिए डेल्टा S निकालना है, तो मैं डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 कर दूंगा। रिएक्शन से पहले का डेल्टा S माइनस रिएक्शन के बाद का डेल्टा S, तो ये T2 P2 प्रेशर और टेम्परेचर और ये T1 P1 टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं इससे देखूं तो यहां पे एक्चुअली में पता है क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि T2 बाय T1 तो मैं अभी भी यूज कर सकता हूं, पर क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स बन गए तो जो प्रोडक्ट बना उसका जो CP का डेटा होगा, मतलब उसका जो CP होगा वो रिएक्टेंट से अलग होगा। तो यहां पे एक्चुअली में क्या होता है कि डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये कितने भी मोल्स के लिए रिएक्शन हो सकती है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ln T2 बाय T1 प्लस और nR ln P1 बाय P2। P1 बाय P2 तो अभी भी वही है, यहां पे पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। और हमको किसकी पड़ी है, हमको सिर्फ गैसियस मोल्स की पड़ी है। लिक्विड और सॉलिड तो बेचारे कुछ काम के नहीं होते, वो तो नीचे पड़े रहते हैं, हम उनको जनरली कंसिडर नहीं करते, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, डेल्टा NG सिर्फ गैस वालों की हमको पड़ी हुई है, R
ln P1/P2। तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर के वेरिएशन को तो अकाउंट में लेना ही पड़ेगा, पर आपको यह भी अकाउंट में लेना पड़ेगा कि यार प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो सीपी का डेटा है उसमें चेंज आया और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस भी चेंज हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर नो लॉन्गर कांस्टेंट, तो हमने उस चेंज को इनकॉर्पोरेट किया। तो ये जो चीज आई, ये आई फॉर केमिकल एंड फिजिकल चेंज। बात समझ में आई? चल अब देखो, अब मान लो मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो ये वाली टर्म उड़ जाएगी, और अगर मान लो मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो ये वाली टर्म उड़ जाएगी, तो कोई हमको प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? बस तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, केस बाय केस आप करते रहना तो आपका काम हो जाएगा। डेल्टा सीपी रिएक्शन का क्या हो गया फॉर्मूला? डेल्टा सीपी का, अगर मेरे को डेल्टा सीपी रिएक्शन निकालना है तो मैं उसको निकालूंगा सिग्मा ऑफ, क्योंकि मेरे को यहां पे नंबर ऑफ मोल्स अकाउंट में लेने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट NCPM। मान लो जैसे मेरा कोई ऐसा रिएक्शन है, मान लो मेरा वही रिएक्शन है, तो यहां पे 2 मोल्स ऑफ NH3 बन रहे हैं, सो N तो 2 हो जाएगा इनटू CP ऑफ NH3, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो यहां पे ये आएगा, और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ ठीक है। तो मेरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा सीपी रिएक्शन का? यहां पे मैं आपको निकाल के बता देता हूं। सो 2 इंटू CPM NH3 माइनस 3 इंटू CPM पर मोलर, क्योंकि मैं वहां पे आगे मोल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो पर मोलर ही लेना पड़ेगा, वरना 2 बार मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, H2 माइनस कितना हो गया 1 इंटू CPM N2। इस तरह से आपको ये करना होता है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको भयंकर सा दिखने वाला एक क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन जो लगता है कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा। इसमें आपको क्या दिया है कि एक रिएक्शन दिया है, ठीक है भाई, ये वाला रिएक्शन हमको दिया है N2 + 2O2 गिविंग 2NO2, ठीक है, 1 ATM 300 केल्विन पे। अब यहां पे जो है थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी कंडीशंस पे दिया है, कौन सी कंडीशंस पे पूछा है, यही सब है। अभी हमने क्या देखा था कि अगर टेम्परेचर प्रेशर भी चेंज हो रहा है तो हमको किसी भी रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एस की जरूरत पड़ती है। तीनों का डेटा दिया है क्या? दिया है। सीपी की जरूरत पड़ती है, तीनों का डेटा दिया है क्या? दिया है। डेल्टा एनजी की जरूरत पड़ती है, जब अगर प्रेशर में वेरिएशन हो तो डेल्टा एनजी दिख रहा है क्या? दिख रहा है भैया। कैसे दिख रहा है? हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको बैलेंस्ड स्टाइशियोमेट्रिक रिएक्शन दिया है ना। अब हमसे पूछा है कि कैलकुलेट करो डेल्टा एस को 300 केल्विन और 1 एटीएम पे। मैं सबके हिंट्स लिख लेता हूं, फिर एक एक करके सॉल्व करूंगा। फर्स्ट प्रोसेस पे जो मेरा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस रिएक्टेंट, क्योंकि जिस कंडीशंस पे मेरे को पूछा है वो कंडीशन मेरी इनिशियल कंडीशन जैसी है। 1 एटीएम 300 केल्विन पे रिएक्शन करवाई थी, उसी पे मेरे को डेल्टा एस पूछा है। दूसरे में मेरा टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर उतना ही है, तो ये डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस रिएक्शन के साथ साथ मेरे को टेम्परेचर वेरिएशन भी लेना पड़ेगा। जो मेरे पास इक्वेशन है ना टेम्परेचर वेरिएशन की, दिखा दो एक बार इक्वेशन आपको। ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो मेरे को जो है ये चीज लेनी पड़ेगी, बेसिकली मेरे को ये लेनी पड़ेगी अकाउंट में, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो सेकंड में ये हो गया। अब थर्ड में भैया क्या करें हम? थर्ड में इन्होंने सिर्फ प्रेशर को बढ़ाया है, तो मैं ये तो लूंगा ही सही, फिर सिर्फ प्रेशर वेरिएशन लूंगा। फोर्थ में 400 केल्विन 5 एटीएम सबको चेंज कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? ये भी लूंगा प्लस ये भी लूंगा प्लस टेम्परेचर वेरिएशन भी लूंगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ेगा, कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है। बात समझ में आई? अब चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पूछा है डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस रिएक्टेंट। यहां पे जो डेटा दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मोल का डेटा दिया है, तो हमको मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में 2 इंटू 240 हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। पार्ट 1 2 इंटू
240 माइनस, जरा डेटा देखे तो 220 दिया है O2 का, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, N2 का 180 दिया है, तो 2 इंटू 220 माइनस 180, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, माइनस 140 जूल पर मोल केल्विन। ये चीज तो हमेशा सबट्रैक्ट मतलब ऐड होगी सही, आप कोई सा भी वेरिएशन कराओ, रिएक्शन तो हो ही रहा है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के कारण क्या हो रहा होगा, उस रिएक्शन के कारण जो है एंट्रोपी में चेंज आ रहा होगा, वो तो आपको हर किसी में इनकॉर्पोरेट करना ही है। सेकंड में हमसे पूछा है भैया, सेकंड में हमसे पूछा है 400 केल्विन 1 एटीएम पे, मतलब हमको सिर्फ टेम्परेचर वाला वेरिएशन लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम गलती ना करें, इसलिए माइनस 140 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हमको सीपी में चेंज कैलकुलेट करना है, तो हम जो है सीपी में चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस सीपी में चेंज कैलकुलेट करना है, तो हमारा हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, 2 इंटू 40 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 30 माइनस 30, तो ये कितना हो गया, 80 माइनस 60 माइनस 30 मतलब माइनस 10। ठीक है, तो यहां पे माइनस 10 एलएन, टेम्परेचर फाइनली कितना हो गया, 400 केल्विन हो गया, है ना, 400 केल्विन हो गया, सो T2 बाय T1 करना है, सो 400 बाय 300 मतलब 4/3, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने प्रेशर को चेंज किया है, 1 एटीएम से 5 एटीएम कर दिया है, तो वो भी अपन कर लेते हैं। डेल्टा एनजी हमको कैलकुलेट करना है, 2 माइनस 3 तो माइनस 1 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 140 प्लस माइनस 1 एलएन, P1 बाय P2 आता है प्रेशर में हमेशा, थ्रू आउट P1 बाय P2 आता है हर उसके लिए, तो इनिशियल कंडीशन थी 1, फाइनल कंडीशन है 5, तो मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 140 प्लस एलएन 5, और यहां पे आर तो आएगा ही सही, आर को कैसे भूल गए, यहां पे आर आएगा, है ना। फोर्थ केस सबका सब चेंज हो रहा है, तो माइनस 140 माइनस 10 एलएन 4/3, कैलकुलेशन में पहले ही कर चुका हूं, सेम टेम्परेचर पे लेके गए हैं, प्लस आर एलएन 5, तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो फटाफट, है ना, तो हमको कुछ टाइम नहीं लगा, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। अब एक लास्ट चीज जो एंट्रोपी में बची है, मैं उस पर आ जाता हूं, फिर एंट्रोपी का नाम और निशान हमारे जीवन से मिट जाएगा, फिर हम अगली चीज पे जाएंगे, है ना। तो हमारे सामने, आपके सामने मतलब लिखा हुआ है, मेरे भी सामने लिखा हुआ है टीएस डायग्राम, इनको बोलते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी के डायग्राम। अच्छा, इस प्रोसेस को देख के आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा प्रोसेस होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट वाला प्रोसेस है ये, टेम्परेचर कांस्टेंट वाला प्रोसेस है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा अब, ये वैसे टेम्परेचर या आइसोथर्मल का ही ग्राफ है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरफ एक्सपेंशन हो रहा है, किस तरफ कंप्रेशन हो रहा है, मतलब दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, कौन से डायरेक्शन को हम कंप्रेशन की डायरेक्शन बोल रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा है। हमने क्या देखा था कि अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, तो nRln(V2/V1), वॉल्यूम बढ़ रही है तो एंट्रोपी भी बढ़ रही है। ओहो हो, तो ये जो है ये तो एक्सपेंशन है, और ये जो है भैया ये कंप्रेशन है, बस सिंपल सी चीज है, एंट्रोपी बढ़ी मतलब एक्सपेंशन हो रहा होगा, कम हो रही है मतलब कंप्रेशन हो रहा होगा। सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस, सिस्टम के डायग्राम की बात हो रही है, सराउंडिंग अराउंडिंग के डायग्राम की बात नहीं हो रही है, सिस्टम के डायग्राम की बात हो रही है अभी। तो ये वाला कौन सा प्रोसेस होगा, ये वाला जो प्रोसेस होगा कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है। ओहो हो, तो ये तो भैया एडियाबैटिक ही हो सकता है, क्यों जीरो है, तभी तो एंट्रोपी जीरो होगी, है ना, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। अब टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो एक्सपेंशन होगा, जितना भी हम वर्क डन कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी से खर्च हो रहा है, तो मतलब जैसे ही मैंने टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को कम किया मतलब वर्क हुआ होगा, सिस्टम ने वर्क किया होगा, तो सिंपल सी बात है, नीचे एक्सपेंशन ऊपर कंप्रेशन,
नहीं तो हमको रूल भी याद है, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। ये वाला प्रोसेस कौन सा है? अब ये मजेदार है। ये वाला प्रोसेस हमको क्या बता रहा है? ये वाला प्रोसेस जो मजेदार प्रोसेस है, ये हमको बता रहा है कि भैया आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलोड बाय एक एडियाबैटिक प्रोसेस। ओहो हो, आइसोथर्मल फॉलोड बाय एडियाबैटिक, फॉलोड बाय आइसोथर्मल, फॉलोड बाय एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक। कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं और जो आप भी सोच रहे हो? हाँ, ये वही है। ये है कार्नोट की साइकिल, कार्नोट साइकिल। मजा आ गया। कार्नोट साइकिल मतलब सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हैं। तो इस कार्नोट साइकिल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इस कार्नोट साइकिल के लिए हम लिख सकते हैं TdS इज इक्वल टू DQ रिवर्सिबल। तो Q रिवर्सिबल अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को सिर्फ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा TdS का। इसका मतलब अगर देखो मैं प्रोसेस को मार्क कर दूं A B C D और मैं निकालूं QAB, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? वो इस लाइन के नीचे वाले एरिया के बराबर आ जाएगा। तो वो उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। वो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? वो बराबर हो जाएगा T2, या फिर अगर मैं इसको बोलूं, ये यहां पे एक काम करते हैं, मार्क कर लेते हैं S1, यहां पे मार्क कर लेते हैं S2, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? T2 इंटू S2 माइनस S1 के, और QCD किसके बराबर हो जाएगा? T1 इंटू S1 माइनस S2 के। ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये हीट रिजेक्टेड है। तो नीचे वाले से हीट रिजेक्ट हो रही है, अंदर वाले से हम हीट इनटेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे को TS डायग्राम दिया हो तो मेरे को एफिशिएंसी बहुत इजीली मिल जाएगी। एफिशिएंसी क्या होती है? Q in प्लस Q out अपॉन Q in। अच्छा, ठीक है। तो ये चीज मेरी Q in है और ये चीज मेरी Q out है। बस आपको फॉर्मूला दिया है, आप दोनों कैलकुलेट करो। बहुत इजीली रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगी सीधी। वर्क डन भी आ जाएगा। वर्क डन किसके बराबर होगा? Q in प्लस Q out के माइनस के बराबर। साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा U 0, सो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q in प्लस Q out। बहुत सिंपल सी चीज है। आपको इसमें ऐसे ही सवाल पूछेंगे। इनफैक्ट फिजिक्स के पेपर में मेरे को ध्यान है 2005 में इसके ऊपर सवाल आया था, तो वो आपको फिजिक्स वाले कराएंगे, तो आप देख लेना। आपको शीट में भी जो आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे बहुत सारी जगह, उसमें आपको इसके ऊपर सवाल मिल सकते हैं।